फ्लैटों का क्या रहा बेटे? मैं 1,75,000 रुपये ज्यादा लूंगा खरीदारों से अम्मा। ये बात हुई ना बेटे। इसी बात पे तो मुंह सूजा हुआ है अब्बा का। मगर एक बात है, कहते तुम्हारे अब्बा भी ठीक हैं। देखो ना, अब तो फ्लैटों का कब्जा देने का वक्त आ गया है। उन्हें ये डर है कि खरीदार कहीं मुकदमा ना कर दे। अरे अम्मा, मुकदमा करने से क्या बिगड़ जाएगा हमारा? है? हम तो बने बनाए फ्लैट के ऊपर सिर्फ 1,75,000 रुपया ऊपर ले रहे। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले तो अरबों रुपया पी गए पब्लिक का, ऊपर से ढकार तक नहीं ली। उनका क्या बिगाड़ लिया किसी ने? कुछ नहीं। अरे मेरा खा गया लाखों रुपया, मेरा खुद। नहीं, अपने अब्बा को नहीं बताना। अरे अम्मा छोड़ो, अब्बा को भी बस जाने दो खामखा। हाँ, ये तो बताओ, आरफा आई थी कि नहीं? अरे कहाँ बेटा, ये छोटी जो है ना, ये बहकाती है आरिफा को, नहीं आने देती है। अरे अम्मा क्यों नाराज रहती हो तुम खामखा छोटी खाला से? वैसे खुश तो आरफा ने भी हमें नहीं रखा है, लेकिन अब जो तुम्हारा फैसला है ठीक ही होगा, है कि नहीं? अरे आफ्ताब भाई अभी शाकिर जिंदा है। उतारता मेरे जूते हैं लेकिन रहता मेरे दिल में है। अम्मा, ये जो शाकिर है ना, ये बड़ी ऊंची चीज है। हाँ बेटा, जिसे मेरा आफ्ताब चाहे उसे तो ऊंचा मुंह नहीं है। हाँ, वैसे अम्मा एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारा बेटा अगर टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई दे तो कैसा रहेगा? हाय, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत ही शौक है टेलीविजन का। तुम्हारी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं वो हाँ, तुम बड़े अच्छे लगोगे, मगर वो तौफीक मियाँ को अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेगम साहिबा, आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। अपने आफ्ताब भाई हीरो बन गए ना, तो बस ये सारे के सारे जावेद शेख, इजहार काजी, आबिद अली और भाई नदीम मैदान न छोड़ के भाग जाएं तो मेरा नाम शाकिर नहीं। और उस मैदान में ये खेलेंगे। तुम्हारा बेटा आफ्ताब तो बना बनाया हीरो है अम्मा। ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी, माशाल्लाह, नौजवानों का शायर, जीता रहे मेरा बच्चा। बैरिस्टर तौफीक अहमद का दामाद। टेलीविजन का एक प्ले करके मैं बता दूंगा बड़ों बड़ों को कि परफॉर्मेंस कहते किस चीज को है। इंशाल्लाह। मगर बेटे वो ये तौफीक मियाँ नाराज हो जाएंगे। अरे अम्मा, जिसका दिल जीतना है वो तो मेरे कदमों में आ जाएगी ना। वो जो अपने आप को विलियम शेक्सपियर का एडवाइजर समझती है। कैसा इलाज सोचा है उसका? बेटे पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरा तो दिल हौल रहा है। तुम टेलीविजन की बात करते हो, वो लड़की तुम्हारी शायरी पे नीली पीली हो जाती है। देखती रहो अम्मा, अब मैं उसको हीरो ही बन के दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम भैया, बहुत शुक्रिया। देखिए फरत आ गए और अभी तक आपने मुझे इत्तला नहीं की। अभी 2 घंटे तो हुए हैं उसे आए हुए और सारे शहर में इत्तला पहुंच गई। अच्छा आप तशरीफ तो रखें। थैंक यू। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वैसे तौफीक भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत वसूल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं, यकीनन भाभी। अब होता है 2 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था तो फरत के सारे दोस्त, उसके सारे उस्ताद उसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, उसकी इतनी इज्जत करते हैं। आई फील वेरी प्राउड। वैसे है कहाँ बर्फबरदार? हाँ अभी आता है। भाई फरहत आओ ना भाई। हाजिर हो रहा हूं अम्मी। अरे तौफीक अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, वेलकम बैक। थैंक यू। वतन वापसी मुबारक। थैंक यू अंकल। तुम किताब की खाब किताबी रो। वैसे इस वक्त तुम्हें देख के एक बात याद आ रही मसरत मरूम की।
वो अक्सर एक बात मुझसे कहते थे, बड़ी अजीब सी। कहते थे कि तौफीक, दुआ मांगो कि जो गलतियां हम लोगों से तुम्हारी उम्रों में सरजद हो गई हैं और उन पे हम अभी तक पछता रहे हैं, खुदा करे हमारी नई नस्ल हमेशा उन गलतियों से महफूज रहे। बेशक अंकल, अब्बा के फैसले ने मुझे और अम्मी को मुसीबतों से बचा लिया। अगर वो अपने खानदानी झगड़ों का शिकार अपने भाइयों की तरह हो जाते तो ना तो अम्मी महफूज होती और ना मेरी तालीम और तरबियत ठीक हो सकती थी। अंकल, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि घर को बनाने और बच्चों को सही रास्ते पर डालने में जो रोल एक पुरएतमाद, बाहिम्मत और तालीम याफ्ता माँ अदा कर सकती है, वो शायद बाप के बस की बात नहीं है। और ऐसी शख्सियत मेरी माँ की है। अरे बेटे, ऐसा नहीं कहते। देखो ना, तौफीक भाई को देखो, कितना प्यारा उठाया है आरफा को। अभी प्लीज प्लीज शर्मिंदा ना करे। आरफा अगरचे आपके घर में ना रही, मगर फिर भी उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसकी परवरिश में मुझसे कहीं ज्यादा आपका हाथ है। आहा, छोड़ें तौफीक भाई, क्या बात करते हैं आप। मैंने सर एक स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो ज़रूर दी है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आरफा खुद एक बहुत प्यारी लड़की है। तो दुआ करे भाभी कि खुदा करे उसका नसीब भी अच्छा हो। आमीन। अंकल, मैं तो आपके घर ही जा रहा था। जी। तो फिर चलो। अम्मी इजाजत है मुझे? जरूर जरूर हो आप। अच्छा हाँ, 2 बार फोन भी आ चुका है आरफा का। अच्छा चलें अंकल। तो फिर थोड़ी देर के लिए बेटों को जुदा कर रहा हूँ आपसे। है ओके बेटा, खुदा हाफिज। भाई आरफा, गाड़ी चलाना तो आपने बहुत जल्दी सीखी। एक बात है यार भाभी, मजे आ गए हम लोगों को तो। लेकिन ज्यादा दिन मजे नहीं कर सकोगे तुम। अरे हाँ, वो परसों से तो हमारे फाइनल शुरू हो रहे हैं। भाई मजे तो उनके खत्म हो गए जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं। तुम एग्जाम नहीं दोगे बॉबी? नहीं, मैं और आफ्ताब बैंकॉक की ट्रिप पे जा रहे हैं। आरफा, इन लड़कों के कितने मजे होते हैं। ना इनको कोई रोकने वाला होता है, ना इनको कोई टोकने वाला होता है। हाँ भाई। आफ्ताब भाई तो हमारे दिल के बादशाह हैं। अच्छा, बादशाह सलामत के वजीर मोहतरम, आपको आफ्ताब अहमद साहब कसीदे पढ़ने का कितना इनाम देते हैं? भाई 10 रुपए आशार। अब कहाँ जाना है? कितनी खूबसूरत शाम खत्म हो रही है आलिया। भाई जाना कहाँ है? किसी अच्छी सी होटल में चल के डिनर करेंगे। डिनर? आप डिनर नहीं कराएंगे नई कार की खुशी में? चलें। ठीक है भाई। रोज रात को देर से घर आना आरफा का मामूल बन गया है। इस साहब तो खाना खाने के नहीं। गुल्लू जी साहब। थोड़ा बड़ी आपा के घर फोन करो और पूछो कि आरफा बीबी कहाँ गई है। अरे भैया, आरफा तो वहां से मगरिब की निकली हुई है। इस लड़की को कार चलाना क्या आ गई है, सारे घर को मुसीबत में मुब्तला कर दिया है इसने। देखो बेगम साहब, आज लाली आपको साफ साफ बता देती है, बेबी ना तो खाना खाती है और ना दूध पीती है। क्यों रूसा, तुमने कॉलेज से आने के बाद अभी तक खाना नहीं खाया है क्या? अम्मी, मेरा आपके बगैर कुछ नहीं करने को जी करता। बेगम साहब, आज लाली आपको बोल देती है, ये बेबी ना अब लाली का बात नहीं सुनती है। एक रोज खाने का ही टंटा है इसका। रूसा, मेरे लिए कब तक भूखी रहोगी तुम? मैं इसको बोलती हूँ, मैं इसको बताती हूँ, समझाती हूँ बेगम साहब कि बेगम साहब सारा काम आपके वास्ते करती है, इतना मेहनत करती है, और ये बेबी जब से बड़ा हुआ है ना, कमअकल हो गया है। देखो रूसा, तुम खाना नहीं खाती हो तो लालिमा भी खाना नहीं खाती। ये औरत बीमार है, इनकी दवा का टाइम निकल जाता है। तुम बात क्यों समझती नहीं हो? मैं अकेले रहते रहते थक गई हूँ। मैं तो जा रही बेगम साहब, मैं तो खाना लगाती हूँ। काश रूसा मैं तुम्हारी तन्हाई दूर कर सकती, लेकिन बेटा काम भी तो जरूरी है ना। काम नहीं करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारी आला तालीम के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारी शादी के लिए पैसा चाहिए। अभी तो हमारे पास अपना मकान भी नहीं है। मत किया करें अम्मी ऐसी बातें मेरे साथ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ।
अगर मैं चली जाऊंगी तो आप और लालिमा तो अकेले रह जाएंगे। खाना लग गया बेगम साहब। सुना लालिमा ये क्या कह रही है? ये शादी नहीं करेगी, ये शादी करेगी तो आप और मैं अकेले रह जाएंगे। आप सुनो बेगम साहब, मैं तो रोज ही रोज सुनती हूँ। बेगम साहब, बच्चा बच्चा लोग में बहुत फर्क होता है। कुछ बच्चा लोग जिद करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है ना, तो उनके माँ बाप का दिल भी पत्थर का हो जाता है। अरे हमारा बीबी तो बहुत सीधा है, बहुत भोला है, इसको बोलने बताने को तो दिल ही नहीं करता। इससे बात करो ना बेगम साहब तो मेरा आंख में आंसू आते हैं। चले लालिमा, खाना खाएं? हाँ चलो। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में खाने के मामले में कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। चलो चलो आओ। सॉरी पापा, मुझे देर हो गई। पापा आपने कार क्या खरीद कर दी है? मेरे फ्रेंड्स तो मेरी जान को आ गए हैं। पापा खाना नहीं खाया आपने अब तक? कैसे कहा था बेटा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये रात के खाने का ही वक्त तो होता है जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं। प्लीज पापा ये मत किया करें आप। चलें आए, बैठिए। गुल्लू, गरम रोटियां तो ले आओ। जी लाया। छोटी आ जाएं आप भी। आ गई शहजादी एन, मैं तो जैसे इन बाप बेटी की नौकर लगी हुई हूँ। छोटी आ रही हूँ छई, आ रही हूँ। ये भी कोई खाने का वक्त है? मैं तो लेट रही थी, कपड़े वपड़े बदल गए। आ जाओ बैठ जाओ। जी भैया। हाँ हाँ बेटा, मैं खुद ले लूंगा। ये क्या है, ले लूंगा मैं खुद। अगर आप खुद कुछ कर सकते तो इस वक्त तक भूखे ना रहे होते। पापा अगर आप मुझे इतना ही चाहते रहे तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा वाकई तो कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ। मगर बेटा एक ना एक दिन तो तुमको इस घर से जाना ही है? ये आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझे मेरी मर्जी के बगैर इस घर से दूर भेज सकते हैं? अरे नहीं भाई, न तुम कहीं दूर जाओगी न भैया तुम्हें कहीं दूर भेजेंगे। मगर छोटी, फिर तो वो एक ही घर रह जाता है, बड़ी फुप्पो का। मगर मैं इस फैसले को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। क्या? अब मेरा ख्याल ये बातें फिर किसी वक्त होंगी। अरे हाँ बाय द वे, मैं एक बात तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं तो उसकी प्रेपरेशन, उसकी तैयारी के लिए तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? पापा पढ़ाई के मामले में भी मैंने कभी आपको नाउम्मीद किया है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू पापा। आप खाए ना कुछ। अच्छा तुम मुझे खिला रही हो, खुद कब खाओगी? पापा हाँ। वो जो मेरे फ्रेंड्स का जिद्दियों का टोला है ना, उन्होंने तुम्हें खिला पिला दिया। Is that it? जी पापा। अब खाएं प्लीज। ठीक है, बस बेटा थोड़ा सा ही। छोटी, ये तो पिछले हफ्ते वाला पालक गोश्त है। पापा ये मत खाएं आप। अरे तो क्या हुआ, फ्रीजर में रखा था। प्लीज छोटी, इतनी कंजूसी तो मत किया करें आप। कम से कम पापा के लिए तो ताज़ा खाना बनवा कर रख लिया करें। मर जाए अल्लाह करे छोटी, काम कर कर के मर भी जाओ ना इस घर में तो कोई दो हर्फ तसल्ली के कहने वाला नहीं है। अरे तुम्हारा क्या, सारा दिन हवा के घोड़े पे सवार इधर उधर फिरती रहती हो। फाड़ में जाए ये घर और चूल्हे में जाए छोटी। तुमने खामखा ही नाराज कर दिया छोटी को इस वक्त।
ऐसा क्या मैंने कह दिया है पापा? आप उनकी टोन तो देखें, चूल्हे भाड़। पापा पता नहीं आप किस तरह बर्दाश्त करते आ रहे हैं अब तक, ये जबानी और ये लहजे। बहुत कुछ बर्दाश्त किया बेटा मैंने, अब तो वक्त ही थोड़ा रह गया है। अब गुल्लू। जी साहब जी। मेरे लिए एक प्याली कॉफी बना दो। बेहतर साहब जी। क्या सोच रही है तुम? सोच रही हूँ पापा कि अगर आज से 15 बरस पहले मैं इतनी ही बड़ी होती जितनी कि अब हूं, तो ना शायद मेरी माँ मरती और ना अंजुम खान को तलाक होती। ठीक कह रही हूँ पापा। मेरी अम्मी दादी जान की गरीब बहन की बेटी थी। वो मेरी इन फुफ्फियों का मुकाबला न कर सकी, इसीलिए मर गई। अंजुम खान एक ताकतवर, तालीम याफ्ता और पुरएतमाद खातून थी। ये उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। अलबत्ता इन्होंने उनसे निजात हासिल करने के लिए आपको अपना हथियार बना लिया। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही तुम आज? पापा, नई नस्ल बहुत सरफरी सही, लेकिन गलत रिवायतों पर पर्दा डालने के बजाय सच बोलने की ताकत रखती है। आप खाना तो खाएं प्लीज। भूख नहीं है मुझे। मुझे तुम्हारी बातें सुन के तो परेशान हो गया हूं। वो देखो छोटी को खैर खाई कैसे सोएगी वो, जब से हमारा इंतजार करी थी। छोटी छोटी आ जाओ बैठो, थोड़ा सा खा लो। खाली पेट कैसे सो लो। भैया इस खाने से तो बेहतर है थोड़ा सा जहर ला दे हमें। सारी उम्र आप लोगों की खिदमत करते गुजार दी, ये सिला मिला है मुझे इन खिदमतों का। किसे खुश रख सकता हूं मैं और किस तरह? तौफीक अहमद, तुम औरत का मिजाज नहीं समझ सके। अंजुम जिंदगी में आई तो वो इतनी अजनबी लगी कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। और अब आरफा मेरी बेटी, उसका लहजा तो मुझे अंजुम की आवाज की पासकश सुनाई देता है। बिल्कुल वही डिमांडिंग लहजा, वही एतमाद। वो इतनी नाराज है कि मैं खौफजदा हो गया हूं। अगर आपको यही ख्यालात रहे तो आगे क्या होगा? जी बाबा। तुम जाग रही हो? जी जाग रही हूँ। मैं मतलब था कि अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर आ सकती हो मेरे पास? अच्छा मैं आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। आपको मेरी बात
अच्छी नहीं लगी ना? कैसे अच्छी लग सकती बेटा? तुमने खाने की मेज पे मुंह भर के मेरे सामने मेरी बहनों को इतना बुरा भला कहा। तुम ये भूल गई कि बड़ी आपा ने तुमको औलाद की तरह पाला है। लेकिन पापा, अगर पालने वाले की किसी कोताही पे निगाह पड़ जाए तो कम से कम बात तो की जा सकती है ना? हाँ बेटा, बात की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है, मगर बात करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। तुमने मुझे अहमक ठहराया, मगर अगर बड़ी आपा के मुतालिक यही बात उनके कानों तक पहुंचेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तुम ये भूल गई हो कि बड़ी आपा तुम्हें कितना चाहती हैं। तुम्हारी हर खुशी के लिए वो मुझसे ज्यादा खुश होती हैं। तुम्हारी सालगिरह पर, तुम्हारी हर कामयाबी पर, ईद, बकरीद, त्योहार, छोटी उनकी सगी बहन है, छोटी से उनकी नहीं बनती है, मगर तुम्हारी खातिर छोटी की बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। सॉरी पापा, मैं माफी तो मांग लेती हूँ, मगर क्या? कहो। आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मैंने बहुत सारी बेमौका बुरी बातों को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा कर ली है। कहो। पापा, आप मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी। बेटा, आओ बैठो और अब इत्मीनान से मुझे बताओ। देखिए पापा, मैं छोटी और बड़ी फूफो की प्लानिंग का शिकार होना नहीं चाहती। मैं अभी तुम्हारी पहली ही बातों के मुतालिक फैसला नहीं कर सका हूं कि मेरी नालायकी और मेरी जिंदगी में मेरी बहनों की बेजा मदाखलत के बारे में किसने एहसास दिलाया है तुम्हें? और अब ये प्लानिंग की बात कह के तुम मुझे और चौंका रही हो। पापा, मैं किस तरह बताऊं आपको कि मैं किस मुसीबत में हूं? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? चलो बताओ मुझे। देखिए, छोटी यहाँ बैठकर मेरी जासूसी करती है। मैं कब उठी, किधर गई, किससे मिली, बड़ी फुफ्फो को पल पल की खबर होती है पापा। और वो, उन्हें तो ना ये फिक्र है कि मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मेरे एग्जाम्स हैं। उन्हें तो बस ये है कि आज छोटी से इतने हजार लो, तुम्हारे फर्नीचर का ऑर्डर देना है, आज इतने हजार लो, तुम्हारे लिए जेवर बनवाना है। पापा, मैं तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। मुझे नहीं चाहिए जहेज वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो क्यों झेलना पड़ती मुझे ये सब परेशानियां? ये क्या बात हुई बेटा? ये तो बड़ी पप्पू की मोहब्बत है ना कि वो तुम्हारी हर चीज तुम्हारी पसंद से खरीदना चाहती हैं। देखो ना, छोटी को तुम जानती हो कि पैसे के मामले में वो मेरी अमानत समझ के लेने देने के मामले में बहुत कंजूसी करती है। चलो, मैं बड़ी आपको को समझा दूंगा कि आइंदा वो तुमको तंग ना करे। ठीक है, बस। हैरी, ये रो क्यों रही हो? हाथ हटाओ, देखो मेरी तरफ। पता, मेरा दिल हल्का हो गया है। साफ बात यह कि मैं तुम्हारे गुस्से से बहुत डर गया था। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी बस। अरे ये क्या बात? भाई, अभी तुम्हारे ऑनर्स में भी 2-3 महीने बाकी हैं इम्तिहान में। और देखो ना बेटा, खाफ्ताब को बीकॉम किए हुए 2 साल हो गए। मैं चाहता था कि वो आगे पढ़े। मैं अनवार भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मसला था। वैसे माशाल्लाह एक बात है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत अच्छी चला रहा है। बस मुझे शादी नहीं करना। चलो ठीक है, ऐसी क्या बात है, 1-2 बरस नहीं करेंगे, घर की बात है। पापा, अब समझते क्यों नहीं? शादी ही नहीं करना मुझे। ये क्या कह रही है तू? मैं रोमियो के इस गुप अंधेरे में आरज़ू का एक ही चिराग तो रोशन कर रखा है मैंने। मैं तुम दोनों का आबाद देखना चाहता हूं बेटा।
पापा, मुझे शायर किस्म के मर्द अच्छे ही नहीं लगते। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, ये मेरी जो ताज़ा तरीन नज्म है, ये वारदाती कल्बी का नतीजा है और मैं इसे अपनी कज़न के नाम करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई फितना, शायरी के भी कुछ उसूल होते हैं, पहले शेर सुन लो फिर दाद देना। अर्ज किया है, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा। आधा वर्ष आपकी जरा सी तवज्जो चाहता हूँ। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, अब कोई और कहाँ मुझ जैसा। वाह वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, कोई और कहाँ मुझ जैसा। वाह वाह, आधा वर्ष। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, अब कोई और कहाँ मुझ जैसा। भाई आफ्ताब मियां जी जी, ये आपने जो बिन्ते हम वाला मजमून बहुत चुन के छाटा है। आधा वर्ष। मुख्तार भाई, आफ्ताब को चुन के छाड़ने की जरूरत नहीं, ये तो इनकी जिंदगी का जीता जागता मजमून है। वाह सुभान अल्लाह। अरे भाई खुर्शीद भाई, बस अब जरा समझा करें, रहने दें। दीवानगी इश्क के चर्चे घर ही में रहना चाहिए। फरमाइए। अर्ज किया है, जी जी, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, अब कोई और कहाँ मुझ जैसा। तीखी चितवन को अदा जान के मरने वाला। वाह भाई वाह, तीखी चितवन को अदा जान के मरने वाला, तीखी चितवन को अदा जान के मरने वाला, अब कोई और कहाँ मुझ जैसा। अब कोई और कहाँ मुझ जैसा। सदा खुश रहिए। यानी महरूमियों का मजमून भी चल रहा है। बस जी, क्या अर्ज किया जाए। हम बड़े खुश थे कि घर का मामला घर ही में निपट जाए। अरे मुख्तार भाई प्लीज प्लीज, ईमान से डिस्टर्ब ना करें आप मुशायरे को। आपको अंदाजा नहीं कि भाई आफ्ताब की ये नज्म तो आजकल नौजवानों का तराना बन गई है। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा बस, सुनिए। खामोश क्यों हो गए आप? सुभान अल्लाह। आप खामोश क्यों हो गए आफ्ताब? हाँ, इरशाद कीजिए आफ्ताब। बस आप हजरात भी कुछ गुफ्तगू के मूड में दिखाई देते हैं। शायरी फिर कभी किसी और वक्त सही। अरे इतना मजा होने की माफी चाहता हूँ, मैं मुनीर का वालिद हूँ। आप लोग बैठे, प्लीज बैठे। आधा वर्ष। बड़ी खुशी हुई आफ्ताब में आपसे, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये मेरी बीवी हैं। आधा वर्ष। अरे जीते रहो, खुश नसीब हो। अरे आपसे मिलने का इश्तियाक तो हमें और भी बढ़ गया कि 16 बरस पहले आपकी सास 4-5 महीने हमारे पड़ोस में रह के गई हैं। वो जी बैरिस्टर तौफीक अहमद की बेगम का जिक्र कर रही है, ये अंजुम खान। आप गालिबन मेरी मुमानी का जिक्र कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत थी वो। जी जी, मगर माशाल्लाह अब तो वो हाई कोर्ट की वकील हैं। मगर शायद बैरिस्टर साहब ने उन्हें छोड़ दिया था। जी हाँ, मेरे मामू ने उन्हें तलाक दे दी थी। अरे हमारा मुनीर तो आशिक है आपका। तशरीफ रखें आप बैठे, आप बैठिए प्लीज। अरे मुख्तार भाई, आप भी इन बच्चों में? अरे भाई, अम्मा जान को खबर करो कि मुख्तार भाई भी हम गरीबों के घर तशरीफ लाए हुए हैं। आफ्ताब मियां, मुख्तार भाई हमारे मोहल्ले के शायर हैं। जी जी, मैं मुख्तार साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, बल्कि अपना उस्ताद समझता हूँ इन्हें। अरे इतनी खुशी हुई आफ्ताब मियां तुमसे मिलकर कि मत पूछो। हमारा मुनीर आपका बहुत जिक्र करता है। आफ्ताब मियां, आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। ये ऊपर की मंजिल हमने अभी बनवाई है आफ्ताब मियां, ताकि मुनीर को अपने दोस्तों के साथ बैठने में आसानी हो। जी बिल्कुल। अरे हमारा मुनीर तो चुन चुन के बड़े बड़े लोगों को दोस्त बनाता है, और हमारे घर तो बहुत बड़े बड़े लीडर लोग आते जाते हैं। हम तो आप ही को मोहल्ले का लीडर समझते हैं। क्यों? ठीक कह रहा हूँ। हमारी बेगम तो 100 लीडर की एक लीडर है। चलो चलो आओ, बस इनको मुशायरा चलाने दो। आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोटरसाइकिल से मिला दिया शायरी को। चला रही हैं। अरे और चाय भिजवा रही हूँ। मेरे हाथ की चाय बनी हुई तो गवर्नर साहब को भी बहुत पसंद है।
सदर साहब और वजीर आजम को क्यों छोड़ दिया शगुफ्ता बेगम आपने? वो तो आपके हाथ की बनी हुई चाय के बगैर नाश्ता नहीं करते। हाँ तो गलत तो नहीं कह रहे आप। आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, डिपार्टमेंट वालों ने दावत की हुई थी। अरे सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि शगुफ्ता की चाय चलेगी। बनाई फिर मैंने। आपको चाय बनाने का तमगा भी मिलेगा। वो भी रिकमेंड किया हुआ डिपार्टमेंट वालों ने। मुख्तार भाई चीज हूँ मैं, चीज। इनके घर आ गई, वरना मेरे अब्बा के दरवाजे पे 4-4 मोटरें खड़ी हैं। क्या कहने हैं आपके, और क्या कहने हैं आपके वालिद साहब के? अच्छा जी, आप लोग जारी रखें। शब्बा खैर। भाई आफ्ताब, मैं तो चल। खुर्शीद भाई कहाँ? मैं भी चलता हूँ। भाई मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ओह अच्छा, आज तो आपके प्रिंस आ रहे हैं ना अमेरिका से, शहरियार। प्रिंस जरूर है, मगर हुस्न सूरत हुस्न सीरत की वजह से। खुर्शीद भाई ये बताइए कि आप अपने दोस्त से मिला कब रहे हैं हमें? बड़ा मसरूफ इंसान है वो, मुझे भी मुश्किल से मिलता है। अच्छा, करते क्या है वो? कुछ भी करने की जरूरत क्या उन्हें, खानदानी रईसजादे हैं। ओह नहीं आफ्ताब, रईसजादा कह के उनकी सलाहियतों में पर्दा मत डालो। अब तो इतनी बड़ी कंपनी का एमडी है, मजदूरों और कारकुनों से ज्यादा मेहनत करता है। खैर तुम चलो घर, मैं तो एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ूं। चलें फिर, मेरे ख्याल में महफिल बर्खास्त करते हैं। हाँ। अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे बेगम साहब को बोलना होगा। बेगम साहब ना अपने साथ लेके जाती बेबी को, ना सहेली महली से मिलने देती है। बेबी बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है। ये तन्नों से बोलती हूँ 1-2 घंटा इधर आके बेबी से बात कर ले, वो भी बहुत नखरे दिखाती है। लालिमा आ जाओ। अरे अरे आ गई मेरी तन्नू, आजा आजा बेबी, आजा आजा। मैं अभी तेरा नाम ले रही थी। लालिमा अब्बा से छिप के आई हूँ। बहुत साहूकार है ना तेरा अब्बा। अरे इधर आती तो मानी टुक्कड़ खा लेती है। क्या रखा तेरे घर में? बस है ना वो ऐसा, उसको तो झाड़ पे भी गुस्सा आता है, आते जाते डाली तोड़ के चला जाता है। रुसा बाजी पढ़ तो नहीं रही ना? अरे पढ़ रही है तो क्या हुआ, जा तू बेबी से बात कर, मैं अब भी मानी तैयार करती हूँ। आ गई बाजी, मैं आ गई। मैं 2 बजे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तूने तो कहा था कि 2 बजे आ जाएगी। बाजी 2 बजे पानी ला रही थी। आज इधर खान साहब के घर वाला नलका लगा है ना, इसमें पानी ही नहीं आ रहा था। इतनी दूर चांदी चौक जाके 4 कनस्तर पानी लाए। अम्मा को बुखार है, रोटी पकाई। फिर वो पड़ोस वाली बेगम साहब है ना, हम इन्हीं के जमीन में झुकी डाल के रहते हैं। वो बोली मेरे कपड़े धो के जाओ, उनके कपड़े धो के डाले। अभी छुट्टी मिली है तो इधर आ रही हूँ। बाजी नाराज नहीं हुआ करो ना। मैं तेरे लिए चाट वाले अमरूद लिए बैठी हूँ 2 बजे से। सच्ची बाजी? हाँ। तन्नू देख, बेबी से ना गंदी गंदी बातें नहीं करने की है। कहाँ करती है लालिमा गंदी गंदी बातें ये? अरे कल क्या बोल रही थी? हाँ तो बाबा मुझे जुए में हार के आ गया था ना, तो बता रही थी। फिर वही बात। अरे कल इसका बाबा जुए में हार के आ गया था, परसों भोला के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, और वो उस रोज शब्बीर अपनी बीवी को शराब पी के मार रहा था। अरे कैसी बातें करती है, हमारी बेबी पढ़ी लिखी है, इससे अच्छी अच्छी बातें करने का है। लालिमा पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें कैसे कर सकती है वो? अरे तो फिर कैसी बातें करेगी? आज मैं फिल्म की बात करूंगी। तौबा तौबा, फिल्म की बात? फिल्म की गंदी गंदी बातें बाजू को नहीं बताऊंगी ना। लालिमा जो चुरुक कराटे मारते हैं ना, वो बताऊंगी। तौबा, दंगा फसाद की बात करेगी? तुम बात करो, मेरे को बहुत दर्द होता है बेबी, मैं जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ठीक है लालिमा, आप जाके आराम करें, हम लोग बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, मन खाना हो तो मुझे बता देना है। ठीक है। बाजी आपकी वो 2 सहेली ना बहुत अच्छी हैं। एक तो बिल्कुल बाबरा लगती है और दूसरी अपनी नीली जैसी है। इनको बुला लिया करे ना। रोज रोज नहीं आ सकती ना वो। क्यों नहीं आ सकती, उनके पास तो मोटर भी है। भाई रोज रोज आएंगी तो मुझे भी तो कभी जाना पड़ेगा उनके पास। और अम्मी समझती हैं कि अगर मैंने इस घर से कदम बाहर रखा तो मेरे पापा मुझे किडनैप करवा देंगे। अम्मी भी बेचारी क्या करें, इतनी दुखी है ना वो तन्नू। अंजू
तुम इतनी समझदार औरत होकर नादानी की बातें क्यों करती हो? क्या हर्ज है दूसरी शादी करने में? इस माशरे में रहते हुए आप मुझ जैसी औरत को दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं? अंजुम, उरूसा को वो अपनी बेटी की तरह चाहेंगे। मैं और रफ़ी 20 साल से आसिफ और उनकी फैमिली को जानते हैं। भाभी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान जिस अकीदे का भी हो, जिस मिट्टी से जन्म लेता है, उसी मिट्टी जैसा मिजाज बन जाता है उसका। फिर मैं इतना जानती हूँ कि तुम जैसी औरतों को शौहर और ससुराल वालों की हर जाति बर्दाश्त कर लेनी चाहिए थी। 5 बरस तक तो ज्यादतियाँ सहती रही थी उनकी मैं, लेकिन अपने उसूलों को मनवाने की जद्दोजहद के साथ। वो टॉर्चर करते थे, आप सहती रहती। वो अपने सौतेलेपन का गाना गाते थे, गाना सुनती रहती। अंजुम, मैं कहती हूँ तुम फौरन दूसरी शादी कर लो। पहली शादी का खौफ तो अभी दिमाग से गया नहीं, आप मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं। हो अंजुम, तुम कामयाब औरत हो, कामयाब रहोगी। लेकिन मेरा अपनी जिंदगी के बारे में जो तज्जिया है वो ये है कि मेरे लिए जिंदगी में कामयाबी और नाकामी का फर्क पहचानना मुश्किल हो गया है। उरूसा एक मुजस्सम सवाल बनकर रह गई है। वो कहती है कि अगर मेरे पापा अच्छे थे तो आपने उनको क्यों छोड़ा? अगर वो पढ़े लिखे थे तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? तो बता दो सब कुछ उसे, क्या गुजरी है तुम पर? हाँ, नजरों से ओझल, बाप की बुराइयां करके उस मासूम से जहन को जख्मी और दागदार कर दो, ये मुझसे नहीं हो सकता भाभी। क्या खूबसूरत बात की है तुमने। काश हमारे यहाँ की औरतें इस नाजुक मसले पर सोच सकती। वकील बनकर जिस बात का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है भाभी, वो ये है कि माँ बाप की एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी बच्चे की शख्सियत के टुकड़े टुकड़े कर कर रख देती है, और मैं उरूसा को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। ये मैं आज सोच सकती हूँ भाभी कि तौफीक अहमद की शख्सियत की टूट फूट भी उनके माँ बाप के बदतरीन झगड़ों का नतीजा है। वो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन सहमा हुआ। क्या कह रही हो अंजू? भाभी, मेरी बेटी तूफानों की जद में आ गई है। वो खेल जो तौफीक के माँ बाप ने अपने बेटे के साथ खेला था, वही खेल आज मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ। उरूसा को बाप से मिलाओगी? हाँ भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। रफी आ गए। हेलो अंजुम। भाई माफ करना, बहुत देर हो गई। दरअसल इस कौम के पास अब वक्त की कोई कीमत नहीं रही। सारे मेहमान 7:30 बजे के पहुंचे हुए थे और दूल्हा दुल्हन वाले गायब। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूं। मैं तो पहले ही कहती थी आपसे 10 बजे से पहले शादियों में ना जाएं। ठीक ही कहा करती हो तुम। बेटे, वो हमारी गुड़िया का क्या हाल है? रफीक, उरूसा अब गुड़िया नहीं रही। वो एक जीती जागती मुतहर्रिक इंसान है। वो अपने बाप के बारे में जानना चाहती है। इसका फैसला तो सिर्फ अंजुम ही कर सकती है। अंजुम जो 17 बरस तक उरूसा को फूल की खुशबू की तरह बंद मुट्ठी में लिए गली गली घर का पता बदलती रही, आज ये सोचती है कि ये सारी मेहनत लाहासिल थी क्या? बहादुर इंसानों को हर नया दिन एक नया चैलेंज देता है बेटा। लेकिन अंकल, मैं खौफज़दा हूँ कि उरूसा भी क्या मुझसे छिन जाएगी? अरे यकीन जानो कि वक्त ने तो हमारे बच्चे भी छीन लिए। वो तो ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कोई छुपाने की क्या बात है सलमा। हमने उनको तालीम के लिए बाहर भेजा था, अब वो हैं कि वापस हमारी दुनिया में लौटना ही नहीं चाहते। ये इस अहद का जहर है जो हम जैसे बहुत से माँ बाप पी रहे हैं।